स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिड्यूस्ड बाय मैक्सवेल इक्वेशंस। हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन निकाली है जो कि डिड्यूस बाय मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस को रिड्यूस करके हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन जो है वो निकालनी है। सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे ऑन बी। सपोज़ बेटा ये हमारे पास एक पिल बॉक्स है, ठीक है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये लाइन एक्चुअली टू मीडियम के बिटवीन मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो टू मीडियम्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है। मतलब इस लाइन से ऊपर वाला जो एरिया है वो मीडियम या मीडिया 1 है और इस लाइन से जो नीचे वाला एरिया है वो मीडिया 2 है। इस तरह ये जो एक पिल बॉक्स है जिसकी 3 सरफेसेस है, ये एक सरफेस है S1, एक सरफेस S2 और एक ये सरफेस है। मतलब एक ये सरफेस हो गई, एक ये सरफेस होगी और एक ये सरफेस हो गई। ठीक है, तो इस सरफेस को नाम दे दिया S1 का और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो N1 है। इस सरफेस को नाम दे दिया S2 का जिसका यूनिट वेक्टर क्या है N2। और ये जो सरफेस है इसको S3 का नाम दिया और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो N3 है। तो सरफेस S1 के लिए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, सरफेस S2 के लिए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन या नॉर्म की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और सरफेस S3 के लिए जो यूनिट वेक्टर की या नॉर्म की डायरेक्शन जो है वो ये है। ठीक है, और ये सरफेस क्या कर रही है, ये टू मीडियम्स को सेपरेट कर रही है थ्रू हाइट एज। ठीक है, इस पिन बॉक्स की हाइट क्या है, एज है। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज़ अ कंटिन्यूस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। नाउ कंसीडर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। हम मैक्सवेल की इक्वेशन देते हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल डॉट बी क्या है, 0 है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर्स हैं N1 N2 और N3 यूनिट वेक्टर्स हैं, S1 S2 S3 जो है वो सरफेसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया जो किसके इक्वल आया, 0 के। अब वॉल्यूम इंटीग्रल को एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो बेटा उससे क्या होगा, बी डॉट एन ए डी ए इज़ इक्वल टू 0। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, तो हम एस सरफेसेस को डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में और हम हर सरफेस के लिए अलग से इंटीग्रल लेंगे। सरफेस S1 के लिए B1 N1 आ गया, सरफेस S2 के लिए B2 N2 आ गया, सरफेस S3 के लिए B3 N3 आ गया और ये किसके इक्वल है, 0 के। और ये वाली जो टर्म है B3 N3 जो है हम इसको लेंगे 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ मतलब N1 और N2 जो है वहाँ एंटी पैरेलल है। लेकिन ये जो सरफेस 3 जो है ये सरफेस 3 के लिए ना, तो आप देख सकते हो सरफेस 3 जो है यहाँ ये सरफेस 3 जो है ये परपेंडिकुलर है S1 और S2 पर। तो परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा आपके पास 90। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आप डॉट प्रोडक्ट को खोलते तो बी डॉट एन खोलते तो बी एन ए कॉस थीटा आ जाएगा और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हम इस इंटीग्रल को ले लेंगे 0। ठीक है, इसको हम लेंगे 0 और हम लेंगे N1 जो है वो माइनस N2 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो ये और ये किसके इक्वल आएगा, N के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ यही पुट करने जा रहे हैं B1 N। ठीक है, इसको N के साथ, और चूँकि ये N2 के साथ माइनस आना था तो ये माइनस आ गया और आपने सिंपली क्या किया, इसके साथ भी N लगा दिया तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इस टर्म को अगर उधर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, B1 और N को हम बाहर निकाल लेते हैं, पीछे DA बचा। तो एरिया को हम DA का जब इंटीग्रल लिया तो वो A के इक्वल आया, फिर ये A इस A के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, B1 N यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू B2 N यूनिट वेक्टर। अब चूँकि द नॉर्मल कंपोनेंट B का जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए B किसके इक्वल आएगा, म्यू एच के।
तो अगर हम इसके लिए निकालें तो B1n μ1 H1 और इसके लिए निकालें तो B2n इज़ इक्वल टू μ2 H2 के। तो अब चूँकि ये दोनों इक्वल हैं, B1n जो है वो B2n के इक्वल है, इस तरह ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो μ1 और μ0 जो है वो परमेबिलिटी ऑफ द मीडिया 1 एंड 2 है। तो ये आपके पास आपने निकाली बाउंड्री कंडीशन फॉर B। अब आपने बाउंड्री कंडीशन निकालनी है ऑन ई के लिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपने एक रेक्टेंगुलर लूप लेनी है ABCDA, ठीक है। आपने ई की बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है ABCD, जो कि 2 मीडियम्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 मीडियम्स को डिवाइड कर रही है। तो बेटा ये जो नीचे वाला एरिया है, इस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से नीचे वाला जो एरिया मीडियम 2 होगा और इससे जो ऊपर वाला एरिया जो है वो मीडिया 1 होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ई इज़ कंटिन्यूस, वहाँ आपने पीछे बी के लिए निकाला, बी का जो नॉर्मल कंपोनेंट था वो आपने निकाला कि वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट आप परपेंडिकुलर भी कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो कंटिन्यूस होगा बाय मैक्सवेल इक्वेशन डेल कॉस इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी के। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रल लेना है इसका, ठीक है। अब आपने इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, ठीक है। ये आपने सरफेस इंटीग्रल लिया इसका, तो डेल क्रॉस ई डॉट एन डी ए इज़ इक्वल टू माइनस करली ओवर करली टी बी डॉट एन डी ए आ गया, ठीक है। एन यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। एरिया को लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए अब आपने क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो बेटा आपने पूरी लूप के लिए इसका इंटीग्रल ले लिया, ये जो डेल डॉट ई था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ई डॉट डी एल में, और माइनस के लेवल क्वालिटी एज इट इज़, बी डॉट एन जो है वो एज इट इज़, क्यों, क्योंकि आपने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है ओनली लेफ़्ट साइड। तो ये पूरी आपने रेक्टेंगल लूप लिख ली ABCDA, तो ये इसके इक्वल आ गई। अब आपने भी पीछे पढ़ा बी डॉट एन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये टर्म क्या होगी, 0। अब ये जो ई डॉट डी एल है, हम लूप को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एक देखें AB कर लेते हैं और एक कर लेते हैं CD। तो यहाँ देखें ई डॉट डी एल AB का प्लस ई डॉट डी एल लेंगे CD का। अब देखें ये दोनों एंटी पैरेलल है, देखें इसकी डायरेक्शन AB की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, जबकि C से CD की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, तो इसलिए दोनों के दरमियान क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो बेटा यहाँ पहले प्लस आपने लगाया है, लेकिन बाद में आपने क्या करना है, जब आपने इसके लिए CD के लिए खोलना है तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस। अब देखिए ई यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ई इंटीग्रल से बाहर, सॉरी बेटा ई इंटीग्रल से बाहर ले लिया, यहाँ भी ई इंटीग्रल से बाहर लिया, डी एल का इंटीग्रल लिया तो एल आया आपके पास, यहाँ बल्कि उसने डी एल को टी के इक्वल कर लिया, ठीक है। और यहाँ भी डी एल का इंटीग्रल उसने क्या लिया है, टी लिया है। नहीं, डी एल का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, एल आएगा, ठीक है। डी एल का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहाँ भी एल आ गया। तो यहाँ एक उसने साथ कांस्टेंट ऐड किया है टी, यहाँ बेटा इसने ना डी एल को लिया है एल टी के इक्वल। डी एल जो है ना, एरिया जो है या लेंथ जो है वो उसने एल टी के इक्वल लिया है। तो ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2। तो उसने लिखा एल E1 टी माइनस एल ई टी इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा बल्कि आप ये देखें, यहाँ भी बेटा T1 और T2 भी आप लोगे, ठीक है। L1 के साथ कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, L के साथ कैंसिल आउट, पीछे बचेगा E1 टी इज़ इक्वल टू E2 टी। टी को कैंसिल आउट नहीं किया, आप इसको T1 और T2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम आपको पता है टाइम कांस्टेंट नहीं होगा। दस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E इज़ कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस। तो इसका मतलब है कि जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूस हैं। अब हमने बाउंड्री कंडीशन और डी निकालनी है। बेटा आपने बी और डी के लिए पिल बॉक्स लेना है, और ई के लिए आपने रेक्टेंगल जो है वो लूप लेनी है। तो अब डी के निकालनी है तो हम कंसीडर मैक्सवेल इक्वेशन लेंगे, डाइवर्जेंस डी इज़ इक्वल टू रो। तो बेटा ये वही वाली चीज़ है जो पहले आपने पढ़ी है, लेकिन अब यहाँ आपने सिंपली क्या किया है, यहाँ आप इसकी थर्ड सरफेस को नहीं लोगे, आप सिर्फ इसकी 2 सरफेस लोगे, S1 और S2। और यहाँ जो मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो आप ले सकते हो
एप्सिलॉन 2 म्यू नॉट, और ये ऊपर वाले के लिए जो है एप्सिलॉन म्यू 1 है, मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए। लेट्स कंसीडर अ पिल बॉक्स इंटरसेक्टिंग द सर्फेसेज एज शोन बिटवीन द टू मीडिया। Let H is the height of the pill box n1, n2 and n3, taking the integration unit vectors to the surface s1, s2 and s3 respectively। अब यहाँ वो थर्ड सरफेस को वैसे उसको मेंशन करना चाहिए, यहाँ वो थर्ड सरफेस को मेंशन नहीं कर रहा, तो बेटा आपने भी यहाँ क्योंकि नीचे वो कैलकुलेशन कर रहा है तो थर्ड सरफेस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो यहाँ हम पीछे जैसे थर्ड सरफेस ली थी ये वाली, हम यहाँ भी लेंगे n1 इसका यूनिट वेक्टर, n2 इसका, और थर्ड का क्या होगा n3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन लेनी है ओवर द वॉल्यूम, ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये चीज़ इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपने इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया। अब वॉल्यूम इंटीग्रल ख़त्म करने के लिए आप इसका डाइवर्जेंस थ्योरम इस पर अप्लाई करोगे, तो डी डॉट एन, ठीक है, डी डॉट एन हो गया और सिग्मा डी ए आ गया, ठीक है। अब सरफेस को डिवाइड कर देते हैं S1 के लिए, S2, S3 के लिए, तो अगेन इसको हम कर देंगे 0, पीछे ये 2 सरफेस बचेंगी, ठीक है, ये सरफेस वो 0 हो गई, ये 2 सरफेस बची। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इसे खोला डी आई एन यूनिट वेक्टर एरिया ए के इक्वल, और यहाँ भी एरिया ए आ गया, और इसको भी सॉल्व किया तो सिग्मा ए आ गया। ये वही कंडीशन जो आप बेटा बी के लिए पढ़ के आए हो, और डी आपको पता है एप्सिलॉन ई के इक्वल आता है, तो बेटा ए के साथ कैंसिल, ए कॉमन लिया और यहाँ से ए वो इसके साथ कैंसिल आउट, तो डी आई एन और डी टू एन जो है वो सिग्मा के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि डी की वैल्यू पुट करनी है एप्सिलॉन ई, ठीक है, D1 के लिए एप्सिलॉन 1 E1 आ जाएगा, और D2 के लिए एप्सिलॉन 2 E2 आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, सिग्मा की। अब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लेनी है, डाइवर्जेंस J प्लस कर्ली ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है, ये आपके पास कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो बेटा डाइवर्जेंस J को इधर आने दे, ये प्लस से तो जाके आ जाएगा माइनस। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, बोथ साइड आपने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, तो अब वॉल्यूम इंटीग्रल को ख़त्म करने के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, J डॉट एन डी ए और माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी एज इट इज़, रो किस में आ जाएगा, सिग्मा डी ए में, ठीक है, ये हो गया। अब आपने 3 सरफेस को डिवाइड किया है, तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए, ये सेकंड, ये थर्ड के लिए, और ये चीज़ एज इट इज़, अगेन ये चीज़ हो गई 0 और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि n1 जो है वो माइनस n2 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, n के, और h आपने ले लिया 0, तो ये चीज़ h हो गया 0। अब बेटा ये माइनस, ये टर्म एज इट इज़, माइनस कर ली, ये टर्म जो है वो एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रल खोला, तो इसका एरिया a, d को इंटीग्रेट किया a और इसको इंटीग्रेट किया a, तो a कॉमन लिया, कॉमन लेने से a इस a के साथ कैंसिल आउट, तो j आई एन J1n माइनस J2n इज इक्वल टू माइनस कर ली सिग्मा ओवर कर ली टी आ गया। फॉर प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव, प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव है तो बेटा हम सिग्मा लेंगे, सिग्मा नोट ई रेस्ट पर माइनस आयोटा ओमेगा टी के, तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कर ली सिग्मा ओवर कर ली टी इज इक्वल टू सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट की, और आपने उसके बाद इसका क्या किया, डेरिवेटिव लिया, तो बेटा डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आया माइनस आयोटा ओमेगा टी सिग्मा नोट ई रेस्ट पर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेटा आपके पास माइनस आयोटा ओमेगा सिग्मा के इक्वल आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ आप ये कह सकते जी अगेन, क्योंकि आपको पता है सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा नोट ई रेस पे माइनस आयोटा ओमेगा टी के, तो ये डेरिवेटिव लेने के बाद भी ये टर्म आपके पास आ रही है, तो इस पूरी टर्म की जगह आप क्या पुट कर दोगे, आप पुट कर दोगे सिग्मा, ठीक है, इस पूरी टर्म की जगह क्या पुट कर दोगे, सिग्मा, और बेटा यहाँ टी भी आएगा, ठीक है, माइनस आयोटा टी ओमेगा सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 3 में पुट कर दी, तो J इन माइनस J2 इन, और इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया, आयोटा ओमेगा टी, बेटा देखिए यहाँ आपने टी भी लिया हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ भी साथ टी लिखोगे, तो यहाँ J किसके इक्वल है, जी ई के, तो अब यहाँ J की वैल्यू पुट कर दें, G1 E1 माइनस G2 E2 इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा टी सिग्मा। अब केस 1 में क्या है, इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू 0, और केस 2 है इफ़ सिग्मा इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, 0 है सिग्मा, तो बेटा पुट इन इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी में हम क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन ए है और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन बी, तो ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, तो आपने क्या करना है, सिग्मा 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन
एप्सिलॉन 1 E1 माइनस एप्सिलॉन 2 E2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस से उधर क्या हो जाएगी प्लस। इसी तरह इक्वेशन 3 आपने बी ली है, उसमें भी यहाँ सिग्मा था वो आपने 0 कर दिया, ये उधर जाके प्लस हो गया। और फिर आपने क्या करना है, सी को डी पर डिवाइड करना है। तो एप्सिलॉन 1 E1 n ओवर G1 E1 n इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, तो पीछे क्या बचा, एप्सिलॉन 1 ओवर G1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 ओवर G2। तो अगर हम सिग्मा 0 के इक्वल लेते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, और अगर सिग्मा जो है वो नॉन ज़ीरो है तो तब हम एप्सिलॉन 1 E1 माइनस एप्सिलॉन 2 E2 की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा, और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन बी में, ठीक है। ए से लेकर किस में पुट करनी है, बी में। तो बी वाली इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। इस साइड पर सिग्मा था तो सिग्मा की जगह आपने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। अब अंदर इसको आयोटा ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ये चीज़ आपके पास आ गई। फिर आपने क्या करना है, ये जो है G1 E1 और मतलब 1 E1 वाली टर्म्स एक साइड पर, E2 वाली दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये यहाँ प्लस से इधर आके माइनस हो गया, और ये यहाँ माइनस है, नहीं ये था ना G1 E1, और आप इसको इधर लेकर आए, माइनस हो गया। तो अब यहाँ ये पहले से माइनस था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ G2 E2 ये प्लस में आ गया, और ये टर्म जो है वो माइनस में रही। फिर आपने क्या करना है, इसमें से E1n कॉमन लेना है, इसमें से E2n कॉमन लेना है, तो अंदर ये चीज़ बचेगी और यहाँ ये चीज़ बचेगी। तो अब आपने क्या करना है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाके आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो E2n आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा, ये इसके साथ कैंसिल आउट, पीछे E2n बचा आपके पास En आयोटा G आयोटा ओमेगा E1, मतलब ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, मतलब फाइनल कटिंग के बाद आपके पास E2n आ जाएगा, E1n एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा G1 ओवर ओमेगा एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा G2 ओवर ओमेगा। और अगर G2 हम ले लें इन्फिनिटी तो E2n क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर हम G2 क्या ले लें, इन्फिनिटी ले लें तो E2n आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, A2n की वैल्यू जो है वो कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन ए में पुट कर दे। पीछे इक्वेशन है ना, उसमें ये रहा, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। E2n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन E1n माइनस एप्सिलॉन E2n इज इक्वल टू सिग्मा, ये टर्म हो गई 0। तो एप्सिलॉन 1 E1 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा के। तो E1 निकालना है तो एप्सिलॉन 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास E1 की भी जो वैल्यू आ गई। अब आपने बाउंड्री कंडीशन निकालनी है एज के लिए, तो बेटा आपने याद रखना है बी और डी के लिए आपने बॉक्स लेना है, ठीक है, वॉल्यूम लेना है, और ई और एच के लिए आपने क्या करना है, रेक्टेंगल जो है वो शेप लेनी है, या रेक्टेंगल आपने लूप लेनी है। तो अगेन वही चीज़ है, ठीक, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन लेंगे, डेल कॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। अब ये आपके पास एरिया है तो आप इस पर स्टॉक थ्योरम अप्लाई, पहले सरफेस इंटीग्रल लें फिर स्टॉक थ्योरम लगाएं। तो देखिए इसका सरफेस इंटीग्रल लिया तो आपके पास ये आया, ठीक है, और फिर आपने स्टॉक थ्योरम अप्लाई करना है लेफ़्ट साइड पर। चलिए ये डेल एच था, ये एच डॉट डी एल में कन्वर्ट हो गया, और ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल एज इट इज़ रहा। लूप है, लूप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इफ़ बी सी एंड डी ए अप्रोचेस टू 0, अगर बी सी और डी ए क्योंकि परपेंडिकुलर ये अप्रोचेस टू 0 हो, देन सरफेस विल नॉट बी लाई, तब सरफेस जब वो लाई नहीं करेंगी तो जे किसके इक्वल आ जाएगा, जे एस एल के। अब आपने क्या करना है, द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस करंट डेंसिटी हम ले रहे हैं एल, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो एच के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेटा क्या आ जाएगा, H1T माइनस H2T। बेटा इसको खोलना है, ठीक है, जैसे पीछे खोला ना बिल्कुल वैसे ही, H1T माइनस H2T L, या यूँ आप कर लें, इसको डिवाइड कर दिया ए बी में और सी डी में, ठीक है। एच डॉट डी एल को किस में खोला है, ए बी में और सी डी में, और डायरेक्ट आपको पता है सेंटर में क्या आएगा, माइनस का साइन। जैसे बेटा आपको मैंने ई के लिए करवाया ना, वैसे ही एच के लिए करना है। तो H1T माइनस H2T L इज इक्वल टू L J S परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है।
तो बेटा एल एल के साथ कैंसिल आउट, H1T माइनस H2T इज इक्वल टू JS परपेंडिकुलर। ये चीज़ आपके पास आ गई। केस 1 क्या है, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी J परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। अगर इनफाइनाइट जो है वो कंडक्टिविटी होगी तो J हम लेंगे, फिर जब J परपेंडिकुलर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो JSL क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास H1T ये SL है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है बेटा, L नहीं है परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो H1T माइनस H2T किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये माइनस उधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो द टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो कंटिन्यूस होगी, किसके लिए, अक्रॉस द इंटरफेरेंस। बेटा ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस थी बी के लिए, ई के लिए, एच के लिए और डी के लिए। तो आपने याद रखना है बी और डी के लिए आप लोगे वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, और पिल बॉक्स कंसीडर करोगे। और फिर आपने क्या करना है, दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल को ख़त्म करने के लिए या एरिया में लाने के लिए आप उसका लोगे डाइवर्जेंस लोगे, ठीक है, डाइवर्जेंस लोगे। और ई और एच के लिए आपने क्या करना है, ई और एच के लिए आपने लूप लेनी है, ठीक है, लूप लेनी है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल लेकर उसको ख़त्म करने के लिए आपने स्टोक्स थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। तो ये खुद से करके देखें, बहुत इजी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।